हेलो बच्चों, ये वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोर्स। देखिए अभी मेरे हाथ से एक मार्कर गिरने लगा और मैंने एकदम से उसको पकड़ लिया। अगर आप देखें तो हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पे एक स्टिमुलस आया और मैंने उसके बदले में क्या दिया, रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि मार्कर गिरा और मैंने ऐसे कैच कर लिया, नहीं, इट इज अनइंटेंशनली। एकदम से हाथ से छूटने लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं इंटेंशनली एक चीज देखूं तो मेरे मार्कर से हाथ से मार्कर छूटने लगा, तो ये क्या है, स्टिमुलस। और जो मैंने शो किया ये क्या चीज है, रिस्पॉन्स। तो यानी दो चीजें आ गई, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स। बिल्कुल। तो आज इसी चीज से रिलेटेड हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। तो आज दो चीजें हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में की है, एक स्टिमुलस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि जो स्टिमुलस है वो क्या चीज है, आउटर इन्वायरमेंट में क्या चेंज होने लग रहा है, आउटर इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंज होने लग रहा है। और जो नहीं आउटर, इंटरनल। देखिए कई बार देखा होगा एकदम से छींक आती है तो हम लोग एकदम से हाथ रख लेते हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स है हमारा, जो इंटरनल स्टिमुलस आने लग रहा है। तो एक्चुअल में क्या है यहां पे, स्टिमुलस क्या चीज है, स्टिमुलस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो चीजों का एक तरह का कॉम्बिनेशन आ गया। दो चीजों का एक तरह का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो और इंडिविजुअल भी आ सकता है। जो प्रवोक करता है, क्या कर रहा है, प्रवोक कर रहा है फॉर चेंज। जो प्रवोक करने लग रहा है एक चेंज के लिए, किसी भी चीज का चेंज हो, कोई बिहेवियरल चेंज हो, कोई साइकोलॉजिकल चेंज हो, किसी भी तरह का चेंज है, उस चेंज को क्या कर रहा है, प्रवोक कर रहा है। और जो ये चेंज को आने लग रहा है, इस चेंज को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स। इस चेंज को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स। तो दो चीजें आ गई, एक आ गया स्टिमुलस और दूसरा आ गया हमारे पास में रिस्पॉन्स। अगर इन सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल। कि हाँ भाई हर चीज हमारे कंट्रोल में है। तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गया है ना। अब इस कंट्रोल को करने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, उन्हें आप क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब ऐसा नहीं आप सड़क पे गिरने लगे रहे हो, अपना अपना वहां पे हार्ट पकड़ने लग रहे हो, अपने इंटेस्टाइन पकड़ने लग रहे हो, अपने लीवर को पकड़ने लग रहे हो, यार इधर ना गिर जाए उधर ना गिर जाए बिखर के, ऐसा तो नहीं होता है। तो सारे के सारे ऑर्गन अपने आप को एक तरीके से, आपकी पूरी बॉडी अपने आप को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके चलती है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो चलते टाइम पे भी आपकी बॉडी पूरी आपके कंट्रोल में होती है, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हो। ऐसा नहीं हो रहा चलते हुए टांग उधर जा रही है, हाथ उधर जा रहे हैं, आप सीधे जा रहे हो, हेड कहीं जा रहा है, तो नहीं, ऐसी चीजें नहीं पॉसिबल है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हर चीज एक प्रॉपर मैनर के अंदर काम करती है। तो अब जो प्लांट्स हैं हमारे, अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर तो ये सब मैकेनिज्म नहीं है। अगर मैं देखूं तो उन प्लांट्स के अंदर तो ये सब मैकेनिज्म नहीं है। देखा जाए कैसे, उनके पास ना तो ब्रेन है ना ही कोई चीज है। तो प्लांट कैसे अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए प्लांट जो है कोऑर्डिनेट को बाद में देखते हैं, लेकिन प्लांट्स की सबसे पहले क्या देखते हैं, मूवमेंट। प्लांट जो है वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट। क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन तो सिर्फ उनके बेचारे हार्मोन्स की वजह से आती है। उनके पास अपना नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है। क्योंकि ब्रेन नहीं है तभी वो सोच नहीं पाते। नहीं तो ब्रेन होता तो जब आप वहां से फ्रूट तोड़ने लग रहे उसी टाइम पे दे चपटा काल पे, उसी टाइम पे, है ना। तो वो चीज क्या होती है, वहां पे नर्वस कंट्रोल के अंदर आ जाती है, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती है ना। हम जैसा चाहें वैसा करते हैं। तो प्लांट सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट है प्लांट की वो दो तरह की है। एक तो बिकॉज ऑफ स्टिमुलस आने लग रही है एक मूवमेंट, और दूसरी मूवमेंट किसकी आने लग रही है, विदाउट स्टिमुलस। विदाउट स्टिमुलस, या ये कह सकते हैं यहां पे स्टिमुलस तो है लेकिन हिडन है, हम लोग नहीं पता कर पाते उसको। हिडन स्टिमुलस है कोई, हम लोग को वो चीज के बारे में नहीं पता लग पा रहा है। तो जो चीजें बिकॉज ऑफ स्टिमुलस आ रही है, यानी स्टिमुलाई आने लग रहा है, जो रिस्पॉन्स आने लग रहा है, उसे आप क्या नाम देंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। हम लोग क्या नाम देंगे इसको, ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो विदाउट स्टिमुलस आ रही है, या जहां पे स्टिमुलस हिडन है,
उसे आप नाम देते हैं नास्टिक मूवमेंट। क्योंकि यहां पे हम लोग को नहीं पता स्टिमुलस क्या है। एग्जांपल छुई मुई का ट्री ले लेते हैं, मिमोसा प्यूडिका। जैसे आप उसे टच करते हैं, इमीडिएटली उसके लीव्स जो है एकदम से रोल ऑन कर लेते हैं, ऐसा लगता है बेचारे पता नहीं क्या अत्याचार हो गया। तो वही चीज क्या है, नास्टिक मूवमेंट। और अगर 5 मिनट बाद आपका फ्रेंड, आप तो उसे टच करके भाग गए, लेकिन 5 मिनट बाद आपके कोई फ्रेंड जाके देखेगा कि इसको क्या हो गया, तो ही नेवर कम टू नो कि क्या हुआ था एक्चुअल में और कौन था वहां पे, क्या हुआ था वहां पे, कुछ नहीं पता लगेगा। तो ऐसी मूवमेंट्स को आप क्या नाम देते हैं, नास्टिक मूवमेंट। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को क्लैरिफाई हो गई हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट। देखिए नास्टिक क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स है, एकदम से रिस्पॉन्स आ गया, हम लोग वहां पे समझने का भी टाइम नहीं मिलता कि क्या हुआ है, तो रैपिड रिस्पॉन्स है। जबकि ये एक स्लो रिस्पॉन्स है। जैसे प्लांट की ग्रोथ है, स्लो होती है, देखते हैं हम लोग, टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, तो काफी लंबा टाइम लग जाता है उसकी ग्रोथ देखते हो हम लोग को, तो वो स्लो रिस्पॉन्स है, धीरे धीरे ग्रोथ आती है। यहाँ पे ये प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल। ये नहीं होगा कि प्लांट आपका 1000 फीट, मान लीजिए प्लांट आपका 20 फीट का हो गया और आप सोचेंगे नहीं नहीं आप इसकी ग्रोथ यार उल्टी हो जानी चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। जो एक बार हो गया वो हो गया, सो दैट मींस ये प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल है। इसका एग्जांपल क्या अभी मैंने दिया था, मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका, मतलब जो उसके लीव हैं वो एकदम से रोल ऑन कर जाते हैं, और यहाँ पे क्या गया, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, यानी लाइट की तरफ जो शूट होती है वो ऑटोमेटिकली बेंड होनी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्री। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जो हमारे पास में नास्टिक मूवमेंट्स आती हैं। देखिए टाइप्स के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ गई, फोटोनास्टी, धूप के अंदर। देखिए जब काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ऑक्सालिस हो गया, ट्रायंगुलरिस या लोटस हो गया, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अगर सनलाइट होगी, ब्राइट सनलाइट होगी, तो ये क्या होंगे, अपने लीफलेट्स को ओपन कर देंगे, एकदम से ऐसा लगेगा खिले हुए पौधे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब धूप जो है बहुत ज्यादा शार्प होगी। अब कोई वैसे नॉर्मल इंसान अगर ऐसे देख लेगा तो कहे यार ये तो भूत है यार, ये अचानक से तो अपने आप ही अपना फ्लावर के प्लांट के जो पेटल्स हैं ओपन हो रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है। मतलब अगर कहीं पे इस तरह से चल जाए तो वैसे बंदा डर जाए। मतलब ये तभी ओपन होंगे जब हाई ब्राइट सनलाइट होगी। थिग्मोनास्टी, थर्मोनास्टी। देखिए जो ट्यूलिप्स, आप सभी ने देखे होंगे, ट्यूलिप किसको नहीं पसंद आते, सभी को अच्छे लगते हैं। तो जो ट्यूलिप होती है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो तभी ओपन होंगे जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अदरवाइज वो फ्लावर ओपन भी होगा, दूसरा उनकी ग्रोथ भी नहीं आएगी अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा। इसके बाद निक्टिनास्टी मूवमेंट। निक्टिनास्टी क्या होती है, जो ऑक्सालिक्स प्लांट है, देखिए नाम से पता लग रहा है निक्टिनास्टी। इसके केस में जो प्लांट है वो जनरली डार्कनेस के अंदर, मतलब कि यहां डार्क के अंदर मूवमेंट शो करता है। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीफलेट ऑफ ऑक्सालिक ले लो, या फिर आप ये लगा लो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए जब धूप बड़ी शार्प होती है, तेज होती है, तो ऑटोमेटिकली प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और उसके जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वहां पे है ही नहीं कुछ इवेपोरेट करने को, तो मतलब अनटिल अनलेस वहां पे वाटर प्रेशर हाई ना हो जाए तभी वो केस एप्लीकेबल होगा रात के टाइम पे, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। यानी जो लीफलेट है अपने आप को अगर रात का टाइम है तो फोल्ड करके रख लेंगे, लेकिन दिन का जैसे टाइम आएगा वो ओपन कर लेंगे वैसे। यानी आप ये कह सकते हो, अगेन ये फोटोनास्टिक मूवमेंट की ही एक टाइप यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, निक्टिनास्टिक में। इसके बाद क्या है, सेसिमोनास्टिक। सेसिमो का मतलब क्या, टच, यानी जो मूवमेंट टच की वजह से आ रही है। जो मूवमेंट किसकी वजह से आ रही है, टच की वजह से। देखिए लाइट की वजह से मूवमेंट फोटोनास्टिक, मतलब नास्टिक मूवमेंट लाइट की वजह से आ रही है तो फोटोनास्टिक। अगर टेम्परेचर की वजह से थर्मोनास्टिक, अगर डार्कनेस की वजह से निक्टिनास्टिक, टच की वजह से आ रही है सेसिमोनास्टिक, अगर पानी की वजह से आ रही है तो हाइपोनास्टिक, या किसी तरह की और अनफेवरेबल कंडीशंस, तो सेसिमोनास्टिक को देखते हैं टच की वजह से। अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई आपके पास में टच मी नोट का प्लांट है, आपने इसको टच कर दिया तो ऑटोमेटिकली लीफलेट्स क्या होंगे, वो फोल्ड हो जाएंगे। तो किस चीज का एग्जांपल आ गया आपका, सेसिमोनास्टी। मैंने टच किया था और वहां पे प्लांट उस चीज का बुरा मान गया कि भैया तुमने मुझे टच क्यों किया। इसके बाद क्या आ गया, हाइपोनास्टी। देखिए कई बार क्या होता है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे अगर वाटर लेवल हाई हो जाता है तो अपने जो लीफलेट्स हैं उसको लंबा कर देते हैं, इधर से बड़ा कर देते हैं ताकि वो प्लांट से थोड़ा बाहर आ जाए।
यानी अपवर्ड बेंडिंग, ऊपर की तरफ बेंड कर देते हैं अपने लीव्स को, यानी ओपन ऐसे करने की बजाय वो ऐसे उसको स्ट्रेट कर देते हैं। इससे क्या रहता है, उनको फोटोसिंथेसिस में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। या आप ये मान लीजिए कि जो छोटे प्लांट्स हैं, अगर वो साइड में कोई बड़ा प्लांट उसके ग्रो है तो अपने आप के लीव्स को इस तरह से खड़ा कर देंगे, ऊपर अपलिफ्ट करा देंगे, मतलब एक तरीके से अपवर्ड बेंडिंग करा देंगे। तो हम इस टाइप के मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, हाइपोनास्टिक मूवमेंट। वी कॉल इट एज अ हाइपोनास्टिक मूवमेंट। देखिए अब बात करते हैं डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट की, कि भाई डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आ रही है। देखिए फोटोट्रॉपिज्म, देखिए आप सबने प्लांट देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा फ्लावर पॉट है, मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने गिरा दिया टेढ़ा करके नीचे, तो ऑब्वियसली जो फ्लावर है बेचारा ऐसे ही होगा, सीधा ही होगा। ऑब्वियसली जब गिरेगा तो कुछ नहीं कर सकता, अब है ना, वो तो उसके पास तो ऐसे है नहीं टांगे वांगे के उठ के भाग पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करेगा। ठीक है, मैंने टूट गया है गमला, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब इस पोर्ट में से मैं देखूं तो मुझे रूट्स भी दिखाई दे रही है बाहर निकली हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर मैं कुछ दिन इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि ये जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ बेंड होकर चल पड़ेगी, इस तरह से, इस तरफ। अगर आप देखें तो जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली चली गई, हमने उसमें कुछ नहीं किया, है ना, और इस तरह से उसमें लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। अब पॉइंट क्या है कि जब ऐसा कुछ होने लग रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइट की तरफ जा रहा है, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट आने लग रही है, जहां पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, फोटोट्रॉपिज्म। यानी वो मूवमेंट जिसके अंदर स्टिमुलस क्या है, लाइट है, उसे आप क्या नाम देंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये लाइट की तरफ गया तो हम उसे नाम देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या नाम देंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर ये लाइट से दूर गया तो उसे नाम देंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब पॉजिटिव का एग्जांपल क्या आ गया, स्टेम। स्टेम हमेशा लाइट की तरफ जाती है, जिस तरफ धूप होती है उस तरफ स्टेम क्या होती है, मूवमेंट शुरू कर देती है अपने। लेकिन जो रूट होती है वो हमेशा लाइट से दूर जाने की कोशिश करती है। अगर मैं इसी एग्जांपल को फर्दर इलैबोरेट करूं तो वो रूट्स क्या होंगी, अगर यहाँ जमीन पे है तो जमीन के अंदर ऐसे ऐसे जाना शुरू हो जाएगी इसी फ्लावर पॉट में से निकल के, यानी कि जियोट्रॉपिज्म। अब अगर आप देखें तो स्टेम तो भैया ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ग्रेविटी से दूर जा रही है, यानी जो स्टेम है वो ग्रेविटी से दूर जाने लग रही है, तो आप इसे क्या नाम देंगे, जियोट्रॉपिज्म। लेकिन जो रूट है वो कहां जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है। जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जाने लग रही है, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यानी कि इसकी भी टू टाइप्स आ गई, वन इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नेगेटिव। सेकंड टाइप कौन सी आ गई, नेगेटिव। पॉजिटिव में एग्जांपल आ गया रूट, लेकिन नेगेटिव में एग्जांपल क्या आ गया, स्टेम। देखिए कितना आसान है इसको लर्न करना, ठीक है। लेकिन हाइड्रोट्रॉपिज्म, देखिए जियोट्रॉपिज्म में, देखिए फोटोट्रॉपिज्म में हमारा जो स्टिमुलस है वो क्या आ रहा है, लाइट। जियोट्रॉपिज्म में क्या आ रहा है, ग्रेविटी। हाइड्रोट्रॉपिज्म में ऑब्वियसली क्या आएगा, वाटर। ऑब्वियसली क्या आएगा, वाटर। अब अगर आप देखें, अगर यहाँ पे पानी हो कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं इसको वाटर को रेड कलर से बना देता हूं इस तरह से, तो अगर आप देखें तो जो रूट है वो वाटर के तरफ जा रही है और जो स्टेम है वो वाटर से दूर जा रही है। तो यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म की भी टू टाइप्स आ गई, वन इज द पॉजिटिव, सेकंड इज द नेगेटिव। एक हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव, और दूसरा क्या आ गया, नेगेटिव। अब पॉजिटिव का एग्जांपल क्या आ गया, आप एग्जांपल देखिए खुद ही, रूट जो है वो हमेशा पानी की तरफ जाने लग रही है, जबकि जो स्टेम है वो इस पानी से दूर जाने की कोशिश करती है ना। बहुत सारे प्लांट है जो आई नो के स्टेम के भी वहां पे भी जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म में क्या आ गया, केमिकल, और केमिकल में क्या आएंगे, प्लांट के ऑब्वियसली बात है हार्मोन, है ना। अब अगर मैं ग्रोथ को ही एग्जांपल ले लूं तो ग्रोथ अगर ऑक्सिन हार्मोन है तो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज, यानी ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। लेकिन वहीं पे अगर एब्सिसिक एसिड जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, कम, यानी ये क्या आ गया, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, यानी एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट आने लग रहा है। आई होप डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट भी आप सबको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई हो। मूव करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स, देखिए जो फाइटोहॉर्मोन्स हैं, मैंने वैसे तो फंक्शन तो सबके लिख दिए जो एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या चीज है हमारे। वी हैव द 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन और फाइटोहॉर्मोन्स। पहला आ गया ऑक्सिन, फिर आ गया जिब्रेलिन, देन हमारे पास है साइटोकाइनिन, फिर है एब्सिसिक एसिड, और लास्ट में आ गया इथाइलिन। द लास्ट वन इज इथाइलिन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देखिए ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले स्टेम की इलोंगेशन करता है, जो स्टेम है
उसको इलोंगेट करता है, लंबा करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ अब लंबा करेगा तो ऑब्वियसली जो सेल डिवीजन है उसमें भी हेल्प करेगा। सेल को क्या करता है, एक सेल है इस तरह से, उसको डिवाइड करके 2 पार्ट में करेगा। अब ये ग्रोथ ऊपर एंड नीचे, और स्टेम क्या होगा, इलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी। सेम विद द रूट इनिशिएशन, जो रूट है उसको भी इनिशिएट करवाता है। अगर हमारे पास एक मैं छोटा सा सीड ले लूं, तो सीड के अंदर से जो रेडिकल पार्ट है, जो रूट निकलते हैं, और प्लूमियल पार्ट से जो शूट ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो सेल डिवीजन है वो पूरी की पूरी कौन करवाता है, ऑक्सिन। तो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन और रूट इनिशिएशन सारे आपस में कनेक्टेड ही है एक तरीके से, तो ऑब्वियसली इनको कौन करा रहा है, ऑक्सिन। नेक्स्ट फंक्शन सीड जर्मिनेशन। देखिए सीड जर्मिनेशन में ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, सीड जर्मिनेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, जर्मिनेट करने में हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन जो यहां से रूट और शूट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करेगा, लेकिन बिल्कुल भी सीड जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीड के ऊपर जो टेस्टा अटैच होती है, जो ऊपर कवरिंग होती है, उसको ये ब्रेक नहीं कर सकता, उसको ये तोड़ नहीं सकता। इस वजह से मैंने कहा कि सीड की ये जर्मिनेशन नहीं कराएगा, क्योंकि सीड के ऊपर जो कोट होता है ना, उसको ये ब्रेक नहीं कर सकता। उसको ब्रेक करने का काम सिर्फ किसका है, साइटोकाइनिन का और इथाइलिन का। तो यानी अगर सीड को जर्मिनेट कराना है तो साइटोकाइनिन और इथाइलिन ही काम करेंगे, वहां पे ऑक्सिन काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ, वंस दे स्टार्टेड विद रूट एंड शूट फॉर्मेशन, तो उसकी जो सेल इलोंगेशन है वो वहां से करवाना शुरू कर देगा ऑक्सिन। डोरमेंसी देखिए, जिसकी मैंने बात की है कि ऊपर जो टेस्टा टेगमेंट की जो लेयर होती है, जिसको ब्रेक नहीं करा जा सकता, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोरमेंसी बोलते हैं, उसको ये मेंटेन करा के रखता है। उसको क्या करता है, ये मेंटेन करा के रखता है। साथ ही साथ देखिए बात वही आ गई ना, एपिकल डोरमेंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ा के रखेगा। टेस्टा सेगमेंट को ब्रेक करने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब को सीड जर्मिनेट कराने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वंस द सीड इज जर्मिनेटेड तो ये आगे पूरा हेल्पफुल हो जाएगा। सेकेंड हार्मोन आ गया हमारे पास में, जिब्रेलिन। सेम फंक्शन है जो ऑक्सिन का है, स्टेम की इलोंगेशन भी कराएगा, सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन भी कराएंगे, क्योंकि ये तीनों हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इन तीनों ही हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से मेनली ग्रोथ आती है, ठीक है ना, इसी वजह से इनको ग्रोथ हार्मोन नाम दिया जाता है। लेकिन खास बात याद रखना, जिब्रेलिन जो है, जो युकावा ने डिस्कवर किया था जापानी साइंटिस्ट ने, वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता रूट इनिशिएशन पे। देखिए सेल डिवीजन करा देगा, सेल इलोंगेशन करा देगा, स्टेम की भी इलोंगेशन करा देगा, लेकिन खास बात याद रखना, रूट की इनिशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो उसको बनने में हेल्प करेगा, ना ही उसको बनने से रोकेगा। याद रखना, ना उसको बनने से रोकेगा, ना ही उसको बनने में प्रमोट करेगा। लेकिन कौन है जो इसको प्रमोट करता है, वो है सिर्फ ऑक्सिन। तो याद रखना, रूट इनिशिएशन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन का काम होता है। इथाइलिन जब फ्रूट राइपनिंग हो जाती है तब प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया इसका फंक्शन, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। बिल्कुल मैंने बताया भाई, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डोरमेंसी है इसको तोड़ने में हेल्प करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है डोरमेंसी को, ठीक है, याद रखना। बट एपिकल डोरमेंसी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन का कोई इफेक्ट नहीं है स्टेम इलोंगेशन में, कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इन दोनों का काम है। सेल डिवीजन की बात करें, ठीक है करेगा, लेकिन ऑक्सिन साथ होना चाहिए तभी करेगा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन क्या है, ये अपने आप को अंधेरे में रखने की कोशिश करता है, बैक साइड में रखने की कोशिश करता है। इसी वजह से देखा होगा, जो ग्रोथ है, मान लीजिए ऐसे टेंड्रिल हमेशा बेंड होते हैं, ऐसे चिपक चिपक के पूरा उसके ऊपर रोल करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं प्लांट के। क्यों? क्योंकि टेंड्रिल का जो ऑक्सिन हार्मोन है वो अपने आप को हाइड, जैसे मैं कैमरे के सामने हूं, तो ये कैमरे के सामने मेरा हैंड है, इस हैंड का जो बैक साइड है, यहाँ ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा और वैसे ऐसे हैंड रोल करता चला जाएगा। इसी वजह से टेंड्रिल उस प्लांट के ऊपर इस तरह से ग्रोथ शो करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन को डिक्रीज करता है। देखिए दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों रूट को बनने से, ये तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये रूट को बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीड की जर्मिनेशन में, मैंने अभी अभी बताया था, सीड की जर्मिनेशन में दोनों जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन दोनों हेल्प कर रहे हैं। देखिए मैंने साइन जो बनाया वो इंक्रीज का बनाया। डोरमेंसी को क्या करेगा, दोनों ही ब्रेक करते हैं। देखिए दोनों ही का काम क्या है, डोरमेंसी को ब्रेक करना, यानी सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करने में पूरे रोल प्ले करेंगे। लेकिन एपिकल डोरमेंसी को ये डिक्रीज करता है, ऑक्सिन क्या करता है, इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन को आप स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हो, स्ट्रेस हार्मोन,
क्योंकि ये हार्मोन तभी जनरेट होता है जब प्लांट क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर होता है, यानी या तो उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही, या प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, या बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर है, मतलब कुछ भी लगा लीजिए, प्लांट सर्वाइवल चांसेस कम होते चले जाएंगे जितना ज्यादा एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टेम इलोंगेशन में कोई इफेक्ट नहीं है, सेल डिवीजन को कम करेगा, जब कम कर दी सेल डिवीजन तो ऑब्वियसली प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। बात करें रूट इनिशिएशन, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये सीड जर्मिनेशन नहीं करने देगा क्योंकि ये डोरमेंसी को मेंटेन कराता है, डोरमेंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है, सीड को जर्मिनेशन नहीं करने देगा ये। तो देखिए मेंटेन द डोरमेंसी, यानी ऑक्सिन और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सीड की डोरमेंसी को बनाने की कोशिश करते हैं, और एपिकल डोरमेंसी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, इथाइलिन। ये जो हार्मोन है ये तभी कहां पे प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रूट ऐसे लटका हुआ है, तो जो फ्रूट का ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये राइपनिंग के टाइम पे ये हार्मोन क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट के ऊपर जो टेंटिकल के साथ वो अटैच हो इस तरह से टूट जाएगा बिकॉज ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन वहां से ऑक्सीडाइज कर देगा टेंटिकल को। तो पॉइंट क्या है कि जो स्टेम इलोंगेशन है उसको कम करेगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, ये हार्मोन ज्यादा ग्रोथ प्रमोटिंग नहीं है एक तरह का। सेल डिवीजन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, खास बात एक ही है कि रूट इनिशिएशन को ये थोड़ा इंक्रीज करेगा, रूट इनिशिएशन को। सीड जर्मिनेशन की बात करें उसको भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं ना, जो चीज डोरमेंसी को ब्रेक करेगी वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगी, दोनों एक दूसरे के काउंटर है। एपिकल डोरमेंसी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। आई होप ये पांचों टाइप के प्लांट हार्मोन आप लोगों को क्लैरिफाई हो गए हैं। अब मूव करते हैं। अगर मैं एज अ समरी यहाँ पे पांचों के पांच फाइटो हार्मोन्स को देखूं और उनका एक एक फंक्शन, सिर्फ ऑक्सिन का काम क्या है, सेल की इलोंगेशन करना। साइटोकाइनिन का काम क्या है, सेल की डिवीजन करना, मतलब एक सेल को स्ट्रेच करके लंबा करेगा, दूसरा लंबा होने के बाद उसको ब्रेक करके डबल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जब ये चीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ वहां पे आएगी, वो चीज बड़ी हो जाएगी, तो स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड आया तो सब कुछ डिमोलिश होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पूरी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। और इथाइलिन का प्रोड्यूस होगा, अभी मैंने बताया था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी जब फ्रूट पकना शुरू होगा उस टाइम पे इथाइलिन भी क्या होगा, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं भाई कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि भाई एनिमल्स कैसे कंट्रोल। प्लांट्स में तो सिर्फ हार्मोनल सिस्टम था और कुछ नहीं था, लेकिन ह्यूमंस में, एनिमल्स में एक प्रॉपर सिस्टम है जिसे डबल ड्यूल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। वन इज द नर्वस सिस्टम, सेकंड इज द हार्मोनल सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट आने लग रही है वो आने हमारे पास क्या लग रही है, जो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट आने लग रही है, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो चलिए पहले न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे नर्वस सिस्टम को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम हार्मोनल सिस्टम को। देखिए जो भी न्यूरॉन है, कुछ ये डायग्राम होता है, आप क्लास 7th 8th से करते ही आ रहे हो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। लेकिन जो असली चीज है जो क्लास 10th के अंदर, वो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला पार्ट क्या है, जो अपर पार्ट है इसे बोला जाता है सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं वैसे, सेल बॉडी। जो अंदर आगे वो क्या आ गया, एक्सॉन, और नीचे जाके क्या आगे, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये तीन पार्ट मेन आगे, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1, जिसे हमने क्या नाम दिया, सेल बॉडी। सेल बॉडी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या अटैच है, डेंड्राइट्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द डेंड्राइट। देखिए डेंड्राइट बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेंड्राइट हर तरह के इंपल्सेस को रिसीव करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो फिजिकल है। जिस भी टाइप का इंपल्स आया है, इंपल्सेस को कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट। किसी भी तरह का इंपल्स आए, डजंट मैटर। उसके बाद इंपल्स जो है, चलो वो तो बाद में देखते कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। फिलहाल बीच में क्या आ गया, एक ऑर्गन आ गया हमारे पास में, नीजल ग्रैन्यूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीजल ग्रैन्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि खुद का अपना एक आरएनए होता है, जिससे ये खुद से ही प्रोटीन सिंथेसाइज कराते हैं। यानी जितने भी न्यूरॉन के लिए प्रोटीन जो चाहिए होते हैं, वो सब के सब कौन वहां पे सिंथेसाइज कराता है, दैट इज नीजल ग्रैन्यूल। नीजल ग्रैन्यूल। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है, इन इंपल्सेस को जो डेंड्राइट ने रिसीव किए, इनको आगे पास ऑन होने में भी वो साथ ही साथ क्या करता है, हेल्प करता है। सेंटर में क्या आ गया, न्यूक्लियस। बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी जानते हैं। यहां पे न्यूक्लियस सेल की तरह से सारे बेसिक फंक्शन यहां पे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे, कि जो हमारे पास में नीजल ग्रैन्यूल हो गया, डेंड्राइट आ गई, यहाँ क्या आ गई, सेल बॉडी।
सेल बॉडी देखिए काफी लेंथी है, लेकिन सेल बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या आ गई, माइलिन शीट आ गई, और माइलिन शीट के अंदर क्या है, श्वान सेल है। अभी श्वान सेल के बारे में क्या बोला जाता है, श्वान सेल के बारे में बोला जाता है कि न्यूरॉन के लिए जितना भी रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वैसे तो इसका फंक्शन अभी प्रॉपर नहीं पता, लेकिन ये जनरली पता है कि जितना भी रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए जो भी चीजें चाहिए होती, जो भी काम होता है, वो कौन कराता है, श्वान सेल। यानी कि आप यहां तक कह सकते हो कि जो न्यूरॉन की रीजनरेशन है ना, इवन रीजनरेशन, वो रीजनरेशन वाला पार्ट भी कौन करवाता है, श्वान सेल। जो यानी श्वान सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आगे देखें तो जो माइलिन शीट है वो आगे जाके कुछ पार्ट में टूटने लग रही है, एक तरीके से टूट सी रही है यहाँ पे, जिसे हम क्या नाम देते हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर। आई होप ये चीजें आप सबको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके अंदर ये ब्लॉक होने लग रही है। लास्ट में कहां पहुंच गए, एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए इंपल्सेस यहां से रिसीव हुए, रिसीव होते 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 कहां पहुंच गए, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गए हैं। अब जब ये एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर ये सारे के सारे इंपल्सेस पहुंच गए, अब ये कैसे काम करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, इस तरह से पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, और यहां पे क्या होता है, इस तरह से रिसेप्टर वाला पार्ट होता है। इस तरह से यहां पे रिसेप्टर जैसे लगा लीजिए, मस्केरेनिक रिसेप्टर आ गया, निकोटिनिक रिसेप्टर आ गया, इस तरह से। और यहां आ गई पोस्ट साइनेप्टिक, ये आ गई तुम्हारी वेसल। इस वेसल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन जैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, ऊपर से तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंचा तो इमीडिएटली उसने क्या सिंथेसाइज करना है, एसिटाइल कोलिन। यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे हम सोच रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब किसके अंदर चेंज हो गया, केमिकल सिग्नल के अंदर। किसमें चेंज हो गया, वो केमिकल सिग्नल के अंदर। कहां पे, एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर। वो एसिटाइल कोलिन यहां से सिंथेसाइज होके आया पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये जो बीच में गैप है यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आया, और यहां से वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एसिटाइल पार्ट में डिवाइड हो गया, और साथ में क्या बन गया, वहां पे कोलिन पार्ट बन गया। क्या बन गया, कैसे, कोलिन पार्ट बन गया। अब एसिटाइल पार्ट जो बना था वो तो चला गया वापस, और कोलिन पार्ट आ गया नीचे, और इन रिसेप्टर पे अटैच होके वापस इसने क्या किया, आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करवा दिया। क्या प्रोड्यूस करा दिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो इस तरह से ये आगे 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 प्रोसेस क्या होगा, चलता चला गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई, यानी एक न्यूरॉन 1 से स्टार्ट होके मैसेज कहां गया, न्यूरॉन 2 में। और जब ये चीज ध्यान रखनी है कि ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपके डेंड्राइट में। कहां प्रेजेंट है, डेंड्राइट के अंदर प्रेजेंट है। यानी एक न्यूरॉन से निकल के मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे आ गया, और सेम फिनोमिनन को वो भी आगे जाके क्या करेगा, रिपीट करेगा। हम देखिए अब जो हमारे पास में न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप्स के आ गए। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 एसोसिएटेड न्यूरॉन, एंड नंबर 3 क्या आ गया, मोटर न्यूरॉन। देखिए सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आपको कहां मिलेंगे, सेंस ऑर्गन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए मेरी जो स्किन है, वो मेरी स्किन है, तो स्किन पे मैं कोई भी देखिए कभी भी आंट या कुछ भी यहाँ पे टच हो जाए या कुछ भी हो, तो आपको ये इमीडिएटली कम टू नो यार कोई चीज स्किन पे चलने लग रही है ना। तो अब हमें कैसे पता लगा, मीजनर्स रिसेप्टर यहाँ पे थर्ड लग रही है, रिसेप्टर ऑफ क्राउस। यानी इस तरह से रिसेप्टर्स भरे हुए हैं पूरे सेंस ऑर्गन्स के अंदर, है ना। जैसे गाड़ी के अंदर सेंसर होता है ना, वो खुद से सेंस करता है, इस तरह से इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन का काम क्या है, पहले एसोसिएटेड से पहले हम लोग मोटर पे देखते हैं। मोटर कहां प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए एक एग्जांपल से ऐसे पढ़ते हैं, एक यहाँ पे ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, इसको ब्रेन के साथ कनेक्ट करके बनाते हैं, तो आप लोग को ज्यादा बेटरली क्लैरिफाई होंगी चीजें। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये ब्रेन वाला पार्ट है। यहां से मैसेज कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। मैसेज कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। मैसेज कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन।
और जो बीच में प्रेजेंट है इसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन, रिले या फिर क्या नाम देते हैं, एसोसिएटेड। तो सेंसरी वो न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आ रहे हैं सेंस ऑर्गन से, किसकी तरफ लेके आ रहे हैं, ब्रेन की तरफ। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन्स। कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। ये कहां से लेके आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन से, जहां से स्टिमुलाई बनता है। ये कहां लेके जा रहे हैं, जहां पे रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स कौन देता है, अफेक्टर ऑर्गन। अफेक्टर ऑर्गन, यानी ये चीजें कहां से आ रही हैं, अफेक्टर ऑर्गन से आने लग रही हैं। तो यानी यहां से मैसेज जो है जो आना शुरू करेगा और इधर से मैसेज क्या होगा, आना शुरू होगा। ठीक है। अब इन दोनों का कनेक्शन बीच में कौन जोड़ने लग रहा है, वो जोड़ने लग रहा है एसोसिएटेड न्यूरॉन। इन दोनों का जो कनेक्शन आपस में ज्वाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है, रिले न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में, ये भी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में ही है। यहाँ पे फंक्शन देखिए, इसका काम क्या होता है, इट रिसीव नर्व इंपल्सेस। जितने भी नर्व इंपल्सेस आने लग रहे हैं उनको रिसीव करना है ना, कहां से, रिसेप्टर से, है ना। रिसेप्टर से वो इंपल्सेस को उन इंपल्सेस को लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और उसको कंडक्ट करता है टुवर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के भैया मैसेज तुम जाओ और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बताओ कि ये चीज होने लग रही है। फिर वहां वो एक्शन लेंगे कि करना क्या है ना, ये चीज। तो कंडक्ट मोटर न्यूरॉन इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टर ऑर्गन। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहा है अफेक्टर ऑर्गन को, भैया तुम यहां से हट जाओ। जैसे एग्जांपल, किसी कोई पर्सन है XYZ, उसका गलती से गरम गरम चीज पे हाथ लग गया, एकदम से हटा लेगा। क्यों, सेंस ऑर्गन ने मैसेज दिया ब्रेन को और उसने हाथ हटा लिया, क्योंकि ब्रेन से मैसेज आया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस पार्ट को, के पर्टिकुलर हिस्से को, भैया तुम इसको हटा दो यहां से। अब इस चीज को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, एसोसिएटेड न्यूरॉन। कौन कनेक्ट कर रहा है, एसोसिएटेड न्यूरॉन। यानी इसका काम क्या है, एक्सॉन जो सेंसरी न्यूरॉन का है और डेंड्राइट जो मोटर न्यूरॉन का, उसको आपस में कनेक्ट करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। हम देखिए आगे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस चीज में, एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में अभी आप ये देखा था, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया था उसमें। तो अब बात करेंगे एनिमल्स की। देखिए एनिमल्स के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है, जितना भी, देखिए एनिमल्स के अंदर मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया, देयर आर टू पार्ट, वन इज द नर्वस सिस्टम, सेकंड इज द हार्मोनल सिस्टम। अब आज हम लोग बात करने वाले पहले नर्वस सिस्टम की। देखिए जितना भी नर्वस सिस्टम है एनिमल्स के केस में, वो तीन पार्ट्स का बना होता है। नंबर वन इज द CNS, नंबर वन इज द CNS, सेकंड इज द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड वन इज द ANS, मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा रिवर्स मैनर में स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट पहले करके, फिर उसके बाद सेंट्रल को शुरू करेंगे जो कि काफी बड़ा पार्ट है। देखिए ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब यार इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा एक तरीके से। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सामने से एक डॉगी चला रहा है, एकदम से आप रुक गए। क्यों रुके, क्योंकि भाई सामने से डॉगी आया, डॉगी तो देख के क्यों रुक गए, वहां पे कुछ तो रीजन होगा। आपके ब्रेन ने कहा रुक जाओ, क्योंकि डॉगी पता है वो कि बाइट कर सकता है, काट सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग वहां पे रुक जाएंगे। तो ये मैसेज हमारे ब्रेन से आया ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं किया इसमें। तो इसीलिए इसको किस पार्ट के अंदर कंसीडर किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज द पैरासिम्पैथेटिक, सेकंड इज द सिंपैथेटिक। ये रिवर्स बोल लीजिए, फर्स्ट सिंपैथेटिक, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपैथेटिक को नर्वस और पैरासिम्पैथेटिक को लर्न करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए सिंपैथेटिक को लर्न करना मुश्किल है और पैरा को भी, तो इसके बड़े इजी में ध्यान देते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो इमीडिएट क्विक रिस्पांस दे। सामने डॉगी आया, रुक गए, पागल डॉगी है, भाग पड़े, लॉयन आया, एकदम दौड़ के कहीं और छिप गए। तो ये क्या चीजें हैं, ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जाम में जब बैठने हो ना, डर जो लगता है, वो सारा डर किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जो ऑटोमेटिकली होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवाता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एग्जाम से पहले डर डरना लाजमी है, रीजन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो क्विक रिस्पांस ये लेता है, क्विक एक्शन ये लेता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो होता है एक्शन करने में, उसकी तरह क्विक नहीं होता। क्विक एक्शन सिर्फ सिंपैथेटिक का काम है। अब क्या चीज करेगा, देखिए ऑर्गन अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द हार्ट। अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को क्या कर रहा है, इंक्रीज, बढ़ा देता है। देखा भी होगा एग्जाम टाइम में हार्ट बीट बढ़ी रहती है, धक 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 हुआ रहता है ना। थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, तो उसको शांत कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हार्ट बीट को कम कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो आर्टरीज को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पतला कर देगा आर्टरीज को।
जो नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करेगा, डायलेट करेगा, फैला देगा। इसी वजह से देखा भी होगा जब रश टाइम होता है, रश टाइम मतलब जब एग्जाम टाइम होता है या सामने से कोई अचानक फियर फैक्टर आ गया, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्लड प्रेशर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। रीजन, आर्टरीज क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो रिलैक्स हो जाता है, एकदम से रिलैक्स, लगता है यूरिनेशन आया, अभी भागना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। वहीं पे ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, आप लोग को यूरिनेशन नहीं होने देगा वहां पे इतनी जल्दी। मसल्स ऑफ आईलिस देखा भी होगा, अचानक से सामने कोई पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा जो आता नहीं है, एकदम से आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो ये क्या है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। लेकिन ये पीपल को क्या करता है, छोटा, अचानक से कोई स्लो एक्शन लेना है, पिज्जा मंगाया था, सामने कुछ और दे गया, आगे छोटी छोटी जाएगी, क्यों, स्लो एक्शन, पैरासिम्पैथेटिक। सलाइवा की अगर मैं बात करूं, इनहिबिट, गला सूखने लग जाता है जब एग्जाम टाइम सामने होता है, पानी पीना पड़ता है बार बार, रीजन सलाइवा नहीं बन रहा वहां पे, जबकि सलाइवेशन इंक्रीज होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में। स्क्रीशन ऑफ टीयर, रोना आ जाता है अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो नहीं आता, तो उस टाइम पे रोना बैठ जाओगे इमीडिएटली। वो रोना किस वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर देता है। तो इसी वजह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो एकदम से एक्शन लेते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, वो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफी एक्टिव होता है। लेकिन जो बड़े स्लो होते हैं, स्लो मतलब यार अचानक से कोई एकदम से रश थ्रू नहीं करते हैं, बल्कि पोलाइट और एकदम काम माइंड के साथ जाते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज पेरिफेरल। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट कौन सा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए किस लिए चीज क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कनेक्शन की नीड, वो नीड किस चीज की है, नीड है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को कैसे कनेक्ट किया जाए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को कैसे कनेक्ट किया जाए। ऑब्वियसली कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मतलब इस पार्ट को, मतलब यही एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के पार्ट्स के साथ उसको कनेक्ट करेगा। यानी सीएनएस को अगर मुझे बॉडी पार्ट्स के साथ में कनेक्शन देना है, तो बॉडी पार्ट्स के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ये एक तरह का ब्रिज का काम करेगा, एक तरह का क्या करेगा, ब्रिज का काम करेगा उन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड आ गया स्पाइनल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल का मतलब है यहाँ जो चीज ब्रेन के साथ रिलेट करेगी, जो चीज ब्रेन के साथ रिलेट करेगी। वहीं पे स्पाइनल का मतलब है वो चीज जो स्पाइनल कोड के साथ रिलेट करेगी। किसके साथ, स्पाइनल कोड के साथ रिलेट करेगी। तो एक चीज जो ब्रेन के साथ रिलेट कर रही है, कोरिलेट कर रही है बॉडी पार्ट्स को, और दूसरी जो स्पाइनल कोड को कनेक्ट कर रही है बॉडी पार्ट्स के साथ में, तो एक आगे मेरे पास में क्रेनियल नर्व, सेकंड आगे स्पाइनल नर्व, दोनों ने कनेक्ट बॉडी पार्ट्स को ही कर रहे हैं। याद रखना कि जो सेंट्रल नर्व्स होती है, सेंट्रल नर्व्स मतलब पूरे के पूरे दिमाग में, पूरे हेड में घूमी होती है, एक्सेप्ट द 10th क्रेनियल नर्व। ये चीज ध्यान रखने वाली है, एक्सेप्ट द 10th क्रेनियल नर्व। याद रखना ये ब्रेन से सीधा एब्डोमेन में गई होती है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो सीधा ब्रेन से कहां गई होती है, 10th क्रेनियल नर्व की एब्डोमेन में गई होती है। बाकी सारी की सारी पूरी हेड टू हेड ही रहती है, अंदर ही, हेड के अंदर ही रहती है। इसी वजह से मैंने बॉडी पार्ट तो लिखा, लेकिन वो सिर्फ 10th क्रेनियल नर्व के लिए लिखा मेनली। स्पाइनल नर्व की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल नर्व हमारे स्पाइनल कोड को बॉडी पार्ट्स के साथ में कनेक्ट करेगा। अगर पेयर्स की बात करें तो ये 12 पेयर्स होते हैं, और यहाँ कितने 31 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। नेचर क्या है, देखिए ये सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। सेंसरी जो मैसेज लेके ब्रेन तक जाएगा, दूसरा मोटर जो ब्रेन से मैसेज लेके आएगा, बीच में मिक्स कोई भी हो सकती है वहां पे, लेकिन ये हमेशा मिक्स रहेगी। जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर ऑलवेज इन द मिक्स्ड, वो हमेशा मिक्स्ड ही रहने वाली है। चलिए जी अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे, देखिए सेंट्रल का मतलब पूरा का पूरा सेंटर का पार्ट, यानी आप ये कह सकते हो कोई भी इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा ऑफिस है वही चीज को हैंडल करता है पूरा, तो वो ब्रेन होता है। मतलब वहां पे यानी हर चीज, जो चीज इंडस्ट्री के अंदर होगी वो मेनली ऑफिस के अंदर होगी। तो बिल्कुल हमारे हेड के अंदर जो ब्रेन है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन, बॉडी अगर हमारी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर ब्रेन क्या है, एक मेन ऑफिस है जिसके अंदर से हर चीज वहां से निकलनी है।
तो उसी चीज को अब समझते हैं। देखिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई हमारे पास में, एक ब्रेन और दूसरा उसका पार्ट आ गया स्पाइनल कोड। सो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ दो ही चीजों का, एक ब्रेन है उसमें और दूसरा क्या, स्पाइनल कोड। लेकिन यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट आती है। देखिए किस तरह से, ब्रेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। नंबर 3 क्या आ गया, हाइंड ब्रेन। अब यहां पे क्या है, फोर ब्रेन, यहां पे क्या आ गया, फोर ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऐसा लगा लीजिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखिए ध्यान से बार बार बता रहा हूं, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर नीचे का हिस्सा हाइंड ब्रेन। एग्जैक्टली इसी वे में देखिए यहां पे फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स आ गए। फोर ब्रेन के हमारे पास में फर्दर पार्ट्स आ गए। अगर मैं देखूं तो फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास में, ऑल्फैक्टरी लोब। द फर्स्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी लोब। उसके बाद क्या आ गया, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्या आ गया, डेंसिफ्लोन। यानी फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यानी फोर ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास वो कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डेंसिफ्लोन। वहीं पे देखिए ऑल्फैक्टरी लोब, अभी इंडिविजुअली भी बात करते हैं आगे। ऑल्फैक्टरी लोब के कोई पार्ट नहीं है इस तरह से, है फर्दर, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग और क्लास 12th के अकॉर्डिंग नहीं है ये। अब उसके बाद सेरेब्रम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से आगे, इसमें फ्रंटल, फिर पैराइटल, फिर टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इस तरह से फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ये लॉब्स आ गए हमारे पास में, 4 लोब। वहीं पे जो डेंसिफ्लोन जो मिडिल पार्ट है वो कहां पे आ गया, थैलेमाई एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो बॉडी का टेम्परेचर या सारी एक्टिविटी टेम्परेचर रिलेटेड करवा रहा है। वहीं पे बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया ऑप्टिक लोब, यानी देखने के लिए, यानी आंखों के जो गड्ढे आ गए हैं हमारे पास में। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास में, सेरेब्रल पेडिकुलस, ठीक है, सेरेब्रल पेडिकुलस। उसके बाद आ गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में वी हैव सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लास 10th के अंदर तो यहां से क्वेश्चन पूछता है हर साल हाइंड ब्रेन से, तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए ब्रेन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और ब्रेन के डायग्राम को समझते हैं थोड़ा पहले, उसके बाद इन सारे पार्ट्स के फंक्शन भी करेंगे हम। चलिए मैंने ब्रेन का एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब इसको देखते हैं कि ब्रेन में एक्चुअल में था क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। चेक करें, सबसे पहले जो हम लोगों ने मार्क किया था वो था फोर ब्रेन। अगर याद हो तो अभी बताया था मैंने, फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट थे, एक था ऑल्फैक्टरी लोब अगर याद हो, सेकंड था सेरेब्रम। फर्स्ट पार्ट इज द ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड पार्ट इज द सेरेब्रम, थर्ड पार्ट इज द डेंसिफ्लोन। अभी डेंसिफ्लोन भी बताता हूं आपको, पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आ गया ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी यहां छोटे से कप शेप ग्लैंड होता है। ऑल्फैक्शन देखिए, सांस लेना, जब मैं लंबी सांस ले रहा हूं, ऑल्फैक्शन कर रहा हूं, तो सीधा कभी गंदी सांस हो या कुछ हो तो हेडेक हो जाता है। अब वो हेडेक किस वजह से होने लग रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हेडेक? हेडेक क्योंकि यहीं पे उस एरिया में जाके वो चीजें हिट करने लग रही हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया के अंदर जो नॉस्ट्रिल के ऊपर सीधा जाके हिट करता है कप शेप ग्लैंड। यानी इसका काम हो गया ऑल्फैक्शन का, फंक्शन क्या आ गया, ऑल्फैक्शन का। सेकंड पार्ट जो था हमारा वो था सेरेब्रम। करीब करीब मान के चलिए कि बॉडी का जो 80% पार्ट है, वेट है ब्रेन का, वो पूरा का पूरा क्या है, सेरेब्रम का है। क्या है, सेरेब्रम का मैक्सिमम पार्ट इसी का है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखनी है कि जितना भी हमारा सेरेब्रम है वो 4 पार्ट के अंदर ब्रेक किया हुआ था, अगर अभी अभी जो मैंने बताए थे। सबसे पहले क्या था हमारे पास में, इसका पार्ट था फ्रंटल लोब, जो आगे की तरफ हिस्सा है ये फ्रंटल लोब। देखिए फ्रंटल लोब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, कि कंट्रोल करने का, स्पीच कंट्रोल करने का, ये पूरा का पूरा एरिया स्पीच कंट्रोल करने का एरिया है। तो सिर्फ इतना ही, मैं सेरेब्रम की बात कर रहा हूं, उसका जो फ्रंटल लोब है वो इतना है। तो फ्रंटल लोब का जो स्पीच एरिया है कहां प्रेजेंट है, सेरेब्रम के फ्रंटल लोब के अंदर, जिसे बुक्स के अंदर ब्रोकाज भी बोला जाता है, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। क्या नाम देते हैं वैसे, लिखा गया, एक सेकेंड, ब्रोकाज एरिया। तो ये एरिया क्या करता है, जनरली स्पीच को कंट्रोल करता है। क्या करता है ये, स्पीच को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह से एसिमिलेशन एरिया है, टच को, सेंसेशन को, हर चीज को एरिया यहीं पे है सेरेब्रम के अंदर। कहां पे, फ्रंटल पार्ट के अंदर। लेकिन सेकंड पार्ट क्या आ गया, पैराइटल पार्ट। सेकंड पार्ट आ गया पैराइटल पार्ट। पैराइटल पार्ट होता है ये वाला, अगर मैं ब्रेन को कट करके देखूं तो ब्रेन का इतना हिस्सा ही आ गया पैराइटल पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, फ्रंटल, सेकंड क्या आ गया,
पैराइटल। अब पैराइटल पार्ट का जो काम है, मतलब मिडिल पार्ट जो है, जब हेडेक होता है, मतलब वो कहते हैं ना हेडेक हो रहा है, तो वो जो पेन है ना वो इसी एरिया के अंदर होती है। ठीक है, याद रहेगा हमेशा, पैराइटल लोब के सोमैटोस्टेटिक एरिया के अंदर कोई बंदा हमें टच कर रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें यहीं से कंट्रोल होती है, क्योंकि इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोफाइसिस, मतलब वहां पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो ऊपर ये सोमैटोस्टेटिक एरिया में टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। इसके बाद आगे टेम्पोरल लोब हमारा। अब देखिए जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 एरिया हमारे आ जाते हैं, जैसे टेस्ट करने का एरिया आ गया, ऑल्फैक्टरी आ गया, एंड ऑडिटरी, यानी ये पूरा का पूरा पीछे वाले एरिया में आ गया, लैंग्वेज रीडिंग एंड ऑल, ये जितना भी है, तो ये किसके अंदर आएगा, मेनली टेम्पोरल लोब के अंदर। दिस कम्स अंडर द टेम्पोरल लोब। यानी ये जो टेम्पोरल एरिया है, फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल मेनली क्या कर रहा है, मैंने अभी बताया था, टेस्ट एरिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ऑडिटरी एरिया, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अगर आंखें आप बंद करके सुने, तो मेरी साउंड आपको यही टेम्पोरल लोब में जाके हिट कर रही होगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल, ये जो नाकों का, जो आंखों का जो गड्ढे है, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल एरिया, यानी विजुअल रिफ्लेक्स, विजुअल जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा ऑक्सीपिटल लोब का ही है। किसका है, ऑक्सीपिटल लोब का। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। इसके बाद आ गया डेंसिफ्लोन। देखिए डेंसिफ्लोन के 2 पार्ट होते हैं, अभी बताया था मैंने, थैलेमाई एंड हाइपोथैलेमस। कौन कौन से पार्ट है, थैलेमाई एंड हाइपोथैलेमस। ये दोनों ही पार्ट कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, नीचे। ठीक है, अब क्या करते हैं ये दोनों पार्ट, जनरली हम लोग, मतलब ये मिड ब्रेन यहां से स्टार्ट होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं नीचे। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, देखिए 2 पार्ट बताया मैंने, कौन कौन से, वन इज द थैलेमाई और सेकंड इज द हाइपोथैलेमस। दोनों का जो काम है, जितना भी मतलब ये जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है, पेन, टच, टेम्परेचर, आप ये बोल सकते हो टेम्परेचर, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, डेंसिफ्लोन ही कंट्रोल कर रहा है। स्पेशली कौन सा, उसका थैलेमाई एंड हाइपोथैलेमस पार्ट। और हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है, इस बॉडी, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखना। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में पार्ट आ गया, काफी इंपॉर्टेंट आए हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन में हमारे पास में क्या आ गया, देखिए मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट थे, एक था हमारे पास में ऑप्टिकल लोब, और दूसरा क्या था हमारे पास में, क्या बताया था मैंने, सेरेब्रल पेंडिकुलस। ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकुलस। देखिए इनका काम क्या है, देखिए कुछ खास नहीं है, आप ये कह सकते हैं फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखना मिड ब्रेन। लेकिन इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, वो इसका इंपॉर्टेंट काम है कि जैसे आप ये मान सकते हो कि जो मूवमेंट है किसी तरह की, जैसे आईज की मूवमेंट है या और किसी तरह की मूवमेंट है, ज्यादातर को ये कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश करता है ज्यादातर। यानी आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस है ना, उन रिफ्लेक्सेस के ऊपर ये मिड ब्रेन ही काम करवाता है। इसके बाद आगे हम लोग हाइंड ब्रेन के अंदर। हाइंड ब्रेन में मेरे 3 पार्ट्स थे, पोन्स, सेकंड था मेडुला, और थर्ड क्या गया, सेरेबेलम। इनसे भी क्वेश्चन पक्का आता है फाइनल के अंदर। ठीक है, इसमें से पहले बात करते हैं हम लोग सेरेबेलम की। देखिए सेरेबेलम क्या होता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करवाता है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन कराता है। यानी जब मैं चल रहा हूं तो मैं सीधा चल रहा हूं, इसका मतलब है मैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके चलने लग रहा हूं। तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का जो काम है वो कौन कराएगा, हमारा सेरेबेलम। मेनली कौन कराएगा, ये सेरेबेलम। अगर मैं बात करूं पोन्स की, तो पोन्स का मेनली काम क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं बॉडी की, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना। पोन्स का काम क्या होता है, जो मसल्स होती हैं बॉडी की, उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराना। ठीक है, कैसे, और वो कौन करेगा, एक मसल ब्रेन, फिर ब्रेन से दूसरी मसल, यानी आपस में ब्रेन के थ्रू उनको कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन करता है, मेनली पोन्स। मेनली कौन करता है, पोन्स। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मेडुला की, तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, जैसे हार्ट बीट है, जैसे सांस लेना है, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। उन सबको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी को वॉमिटिंग हुई, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से हुई है।
अगर किसी को मतलब मिक्चुरेशन जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना है, तो वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा वहां पे। ठीक है, अगर आप खाना खाते हो, खाने को एंगल्फ करे, स्वेलो करने लग रहे हो, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। आप सांस लेने लग रहे हो, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। याद रखना कि जितना भी ये पार्ट है, सारी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। आई होप ये अच्छे से आप लोग को क्लैरिफाई हो गया ब्रेन में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ब्रेन के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड। अगर याद हो तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, देखिए जहां पे मेडुला एंड किया था अभी, उसके नीचे की एक्सटेंशन, उसे नीचे जो एक्सटेंशन जाने लग रही थी, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। एंड टिल द मतलब काउडल टेल ये कंटिन्यू रहता है वहां पे। काफी लंबा होता है, सॉफ्ट है, वाइट वेटिश होता है जनरली एंड सिलिंड्रिकल। देखिए डेफिनेशन में भी आ गया, कॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडुला। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है? देखिए जितनी बॉडी के रिफ्लेक्स सेक्शन है, बिल्कुल अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन ही है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस, यानी जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी हम सड़क पे चल रहे हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन आया, रास्ते में गड्ढा है, हम ऊपर से जंप करके उसके साइड से निकले, तो जितना भी हमने एक्शन लिया, ये सारी की सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेनली हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, which is under the control of spinal cord. I hope। हम बात करते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन की। देखिए मैंने एक पर्सन बनाया जो अपनी लेग्स इस तरह से लटका के बैठा हुआ है, हम उसके ऊपर मार रहे हैं हथौड़ा। तो जैसे हथौड़ा उसको आते दिखेगा, इमीडिएटली वो अपने नी को जग करेगा या हटा लेगा या खुद ही वहां से हट जाएगा, चाहे बेड पे किसी भी कंडीशन में हो। हथौड़ा, तगड़े वाला हथौड़ा। ठीक है, तो हुआ क्या, जब उसने हथौड़े को आते देखा या उसके हथौड़ा लगा, तो इमीडिएटली लेग को हटाएगा, वो इमीडिएटली लेग को अपनी क्या करेगा? वहां से हटाएगा। लेकिन वो लेग का जग बनेगा कैसे? यहां से सबसे पहले एफरेंट पाथवे हुआ, यानी एफरेंट पाथवे के थ्रू वो मैसेज लेके आ रहा है डोर्सल गैंग्लियन, एंड देन कहां पहुंच गया? वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया। अब वहां पे क्या है? इंटरन्यूरॉन है। डिपेंड करता है कि अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो वो यहां से ब्रेन को पास ऑन कर दी जाएगी, नहीं तो उसका एक्शन यहीं पे ले लिया जाएगा। अब वो न्यूरॉन जैसे ही मैसेज लेगा सेंसरी न्यूरॉन से, या आप ये कह सकते हैं एफरेंट पाथवे के थ्रू, तो वो कहां जाएगा? इंटरन्यूरॉन। जैसे हम इसी को हम लोग रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद वो सीधा कहां पे आएगा? वो सीधा आएगा हमारे पास में एफरेंट इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आएगा, एफरेंट पाथवे को फॉलो करते हुए। एफरेंट पाथवे को फॉलो करते हुए मेनली किसकी तरफ आएगा? अफेक्टर ऑर्गन की तरफ आएगा। लेकिन किसको फॉलो करेगा? मोटर एंड प्लेट पे पहुंचेगा। किसको फॉलो करेगा? मोटर नर्व्स को फॉलो करेगा। यानी यहां से मोटर नर्व्स जो है वो मैसेज लेके आएंगे कि भैया फटाफट यहां से हट जाओ। मोटर न्यूरॉन जो है वो इधर से मैसेज लेके आएगा कि भाई फटाफट यहां से टांग को उठाओ, नहीं तो हथौड़ा बजेगा। और कहां तक एंड करेगा? मोटर एंड प्लेट तक वो अपना काम करेगा। यानी काफी इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे। अब खास बात ये जानने वाला कि ब्रेन जो है वो दो मैटर का बना, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। वन मोर इज देयर, पिया मैटर, ब्यूरा मैटर। इस तरह से हम लोग इसको और बना देते होते हैं कॉम्प्लिकेट। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले मैसेज आया, फिर उसने रिस्पॉन्स कर दिया, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही काम हो गया। आपने पागल डॉगी को देखा, इमीडिएटली भागने लगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने एक्शन ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड एक्शन और द रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या नाम देते हैं आप इसको? रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए जो हमारे पास में ये रिफ्लेक्स सेक्शन आया है, इसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंसेस भी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी गलती से आपकी तरफ क्रिकेट बॉल आ गई, आंख पे बॉल लगने लग रही है, इमीडिएटली आप हाथ हटा लेंगे ताकि बॉल आंख पे ना लगे। कई बार गरम गरम चीज पे हाथ लग जाए तो आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हो उसके ऊपर से, है ना। या गरम गरम कोई चीज मुंह में चली जाए तो आप वापस उसको निकाल देते हैं बाहर। तो आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो इसकी वजह से ब्रेन पे बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ेगा, ब्रेन की जो वर्किंग वो बहुत ज्यादा हैंग हो जाएगी। ब्रेन की जो वर्किंग है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? हैंग हो जाएगी। वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा ब्रेन बिल्कुल भी क्योंकि इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी वो नहीं कंट्रोल कर सकेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि ठीक है ये तो ओके है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? देखिए यहां पे क्विक एक्शन, एकदम से सडन एक्शन ले लिया आपने, कोई टाइम का लैग नहीं होने दिया, आपने इमीडिएटली एक्शन लिया। क्योंकि अगर आप गर्म प्लेट पे हाथ लग जाए और आप हाथ रख के खड़े रहे, आपको पता नहीं लग रहा है क्योंकि ब्रेन तक अभी मैसेज प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, फिर आ रहा है वहां से, तो ब्रेन का जो एक्शन है थोड़ा सा स्लो होता है,
लिटिल बिट स्लो देन दैट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक्शन। ब्रेन की अभी मैंने बात की, ओवरलोडिंग को कम करता है, साथ ही थिंकिंग प्रोसेस जो होता है ब्रेन को वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता, तो जिसके बारे में बात किया था मैंने अभी, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन काफी फास्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आई होप इट इज क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए अब बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम की एनिमल्स के अंदर। नर्वस सिस्टम तो हम लोग फिनिश अप कर चुके हैं। देखिए हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? देखिए हमारी बॉडी के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स। नंबर वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके अंदर डक्ट होती है, ग्लैंड विद डक्ट, यू कैन से ग्लैंड विद डक्ट, जिनके अंदर डक्ट होती है अपनी सिक्रीशंस बाहर छोड़ने के लिए। देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड व्हिच आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। दे आर द डक्टलेस ग्लैंड। खास बात क्या है, इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है। तो क्या होता है कि इन ग्लैंड्स के अंदर से जितनी भी सिक्रीशंस बनी है वो सारी की सारी बाहर पोर आउट होती है। लेकिन बाहर पोर आउट क्या होती है, इनकी सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है इस तरह से, यानी ब्लड वेसल्स ऐसे आई होती है। तो ये अपनी सिक्रीशंस को सारा का सारा जो ब्लड आने लग रहा है उस ब्लड के साथ अपनी सिक्रीशंस को पोर कर देती है, यानी ब्लड जो जाने लग रहा है उन सिक्रीशंस के अंदर, उस ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशंस को डाल देंगे। और वो क्या होगा, जहां पे भी ब्लड के साथ बहता हुआ है, जहां पे भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा, जहां कहीं पे भी उसका टारगेट ऑर्गन है, उस जगह पे जाके अपना काम करना शुरू कर देगा। तो बड़ा अच्छा है, बहुत आसानी से हो जाता है। और डक्ट वाले ग्लैंड के अंदर तो डक्ट होती है, वहां से सिक्रीशन बाहर निकलेगा, फिर ब्लड के अंदर जाके पहुंचेगा कहीं एब्जॉर्प्शन के बाद में। तो एक क्विक एक्शन आ गया यहाँ पे काफी ज्यादा। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खास क्या बात है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यहां से क्या सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स। क्या सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यहां से क्या सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स। यहां से क्या सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स। तो होते क्या है हार्मोन्स? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करा रहे हैं, और साथ ही साथ दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ। अगर इनकी कमी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी ह्यूमन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम बना तो वो क्या होगा, ड्वार्फिज्म का बन जाएगा पेशेंट। ड्वार्फिज्म मतलब उसकी हाइट नहीं ज्यादा बढ़ पाएगी वहां पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे वहां पे, ड्वार्फिज्म। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया और मैंने उसी से फर्स्ट टाइम इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बाइलिस एंड स्टार्लिन। इन दोनों ने इनको पहचाना था सबसे पहले। किस चीज के बने होते हैं, मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। खास बात क्या है, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, कहां से बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहां से जाते हैं, ब्लड के थ्रू। किस पे पहुंचते हैं, टारगेट ऑर्गन। और टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके ये अपना काम शुरू कर देते हैं। होप इट इज। चलिए अब बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम की एनिमल्स के अंदर। देखिए मैंने कोशिश किया तो ठीक सा डायग्राम बन जाए ह्यूमन का, और वहां पे जो मैं हार्मोनल ग्लैंड्स वो दिखा सकूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो गिव द नेम एज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड जो हमारा पिट्यूटरी है उसका भी आगे एक मास्टर है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस इसको पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इट इज बाय आरएच। इट इज बाय आरएच। आरएच का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, यानी इसी हार्मोन की हेल्प से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करता है, आरएच की हेल्प से। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इसकी हेल्प से जनरली दो हार्मोन्स यहां पे सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। एक का नाम है वैसोप्रेसिन, एक का नाम है वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन का काम होता है कि जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है ना उसको बैलेंस करके रखना। जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करके रखना, बैलेंस बना के रखना, ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। ये किसका काम है, वैसोप्रेसिन का। एक और हार्मोन बनता है इससे, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सीटोसिन।
ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन जनरली क्या करता है कि बर्थ हार्मोन हम इसे बोलते हैं। जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है तो उस टाइम पे हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसी का काम होता है, यानी जो मिल्क प्रोड्यूस करना, मिल्क प्रोड्यूस जो जनरली करता है, तो ये भी इसी का काम है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है जो बर्थ कैनाल है उसकी, ताकि जो बेबी हो बाहर की तरफ आ जाए। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि हाइपोथैलेमस, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन किस तरह से काम करने लग रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की। यहां पे देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसी से ही मेनली सारे हार्मोन्स जो हैं एक्टिवेट हो रहे होते हैं, इसी हार्मोन, इसी ग्लैंड की वजह से। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इस ग्लैंड से बना ग्रोथ हार्मोन। मैं थोड़े एग्जांपल लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ। जैसे ग्रोथ हार्मोन, अगर ये कम हो जाए तो मैंने अभी बात की थी, पर्सन जो होगा वो डॉर्फिज्म का पेशेंट बन जाएगा, यानी डॉर्फिज्म, उसकी हाइट जो होगी वो कम रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है मेरे पास इससे, वो क्या आ गया, जैसे ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन, यानी अब ये जो ट्रॉफिक हार्मोन है, इस ट्रॉफिक हार्मोन का काम होता है कि जितने भी बॉडी के अंदर हमारे ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, जैसे इन सब की इस तरह से यहां से जो सिक्रीशन होगी ट्रॉफिक हार्मोन की, वो उनको जाके आगे कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया हम लोगों ने, ट्रॉफिक हार्मोन। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रॉफिक हार्मोन निकला, कहां पहुंचा, आप टेस्टिस को, वहां से टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज हुआ, या ओवरी को गया, वहां से प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, मेनली ट्रॉफिक हार्मोन। कौन कंट्रोल कर रहा है, मेनली ट्रॉफिक हार्मोन। इसी से एक और हार्मोन सिंथेसाइज होता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, लैक्टेशन को कंट्रोल करना। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है लैक्टेशन को कंट्रोल करना, यानी जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, ये इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का ही काम होता है। इसके बाद चलते हैं जी पिनियल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या नाम देते हैं हम इसे, बायोलॉजिकल एक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलती हैं बॉडी की, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, यानी जो बायोलॉजिकल बॉडी की क्लॉक है उसको कंट्रोल करता है। अभी बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे दो हार्मोन की बात आ जाती है। एक, जैसे रात को अंधेरा है ना, हम लोग सोने लग रहे हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि अंधेरा करके सोते होते हैं। ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि ये जो स्लीप है उसको तो इंड्यूस करेगा, यानी इसका एक काम क्या आ गया, इंड्यूस स्लीप। ठीक है, और दूसरा डिले सेक्सुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल है उसको क्या करेगा, ये डिले करेगा। कौन बोला, पिनियन ग्लैंड। ये चीज ध्यान रखनी है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर। नेक्स्ट ग्लैंड आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, थायरोक्सिन। क्या प्रोड्यूस होता है, थायरोक्सिन। और इस थायरोक्सिन का काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को बॉडी के कंट्रोल करना, बीएमआर जिसे हम लोग बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए क्या होता है कि जनरली अगर थायराइड ग्लैंड से प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन नहीं बन पाता, थायरोक्सिन को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, आयोडीन। क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। तो ग्लैंड क्या होता है, अगर इसको प्रॉपर आयोडीन ब्लड से नहीं मिल रहा है तो ग्लैंड अपने साइज को बढ़ाता चला जाता है ब्लड वेसल्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल उसे मिल सके। और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गोइटर। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गोइटर, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी को भरने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को अपने अंदर पोर करवाता है, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पोर कराएगा तो ग्लैंड का जो साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गोइटर। दैट इज सो कॉल्ड एज अ गोइटर।
ठीक है। अब जितने भी सॉइली या हिली एरियाज में रहते हैं लोग, उनके अंदर जनरली आयोडीन की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि ना तो वो फिश खाते हैं ना कुछ इस तरह से, तो सॉइल और हिली एरियाज पे रहते हैं। तो ऐसे केस इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, गोइटर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द गोइटर बेल्ट। तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई। और एक और चीज ध्यान रखना, जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रो का, टेडपोल लार्वा, इस लार्वा की जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, मेटामॉर्फोसिस है, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा है, उसको भी यही थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करने लग रहा है। अब चलिए मूव करते हैं इसी तरह से एक और पैराथायरॉइड ग्लैंड के ऊपर। चलो कोई ना, थायराइड ग्लैंड के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे है पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखिए पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन बना है उसका नाम है पैरेथ हार्मोन। पैरेथ हार्मोन। अब ये जो पैरेथ हार्मोन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेथ हार्मोन का सेकंड नेम क्या होता है, कैल्सिटोनिन। इसके नाम से पता लग रहा है, कैल्सिटोनिन। ये जो कैल्सिटोनिन है, ये बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों के लेवल को बैलेंस करके रखता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इन दोनों के लेवल को बैलेंस करके रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? हाँ जी, क्या है? बैलेंस। किस चीज का? कैल्शियम और फॉस्फेट के अंदर। तो यानी जो ब्लड और बोन के बीच में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल है ना, ब्लड एंड बोन के बीच में, ब्लड एंड बोन, उस चीज को यही कंट्रोल करेगा। कौन बना? पैरेथ हार्मोन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड आ गया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से जनरली जो सिंथेसाइज होता है हमारा, वो होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यानी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से भी आने लग रही है, थाइमोसिन हार्मोन की वजह से। और चीज क्या, एक और चीज ध्यान कर रखनी है कि ये जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये जनरली डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, डीजनरेट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे ये जो ग्लैंड है वो क्या होगा? डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप को। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आ गया हमारे पास में पेनक्रियास। पेनक्रियास से पहले एक और ग्लैंड देख लेते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अपर लोब के ऊपर प्रेजेंट होता है। इससे जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है वो होता है एड्रिनलिन। इससे जो हार्मोन सिंथेसाइज हुआ वो कौन सा हार्मोन है? मेनली एड्रिनलिन। तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसको नाम दिया जाता है 3S, यानी यही इस 3F, क्योंकि ये फियर के टाइम पे, ये फाइट के टाइम पे, मतलब फियर जब डर लग रहा हो, जब फाइट जब लड़ना हो किसी से, ठीक है, या फिर फ्राइट के टाइम पे, तीनों केसेस में यही हार्मोन क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। डर के टाइम पे भी देखिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जाम में बैठना मैंने जो बताया था, जो सिम्टम्स हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स थे, वो मेनली किसकी वजह से आ रहे हैं? एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। जिसको कम कौन करता है? नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, जो विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जिसको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, ये सॉल्ट, स्ट्रेस, शुगर, ध्यान रखना, सॉल्ट, स्ट्रेस, शुगर एंड साथ ही सेक्स, इन चारों चीजों के साथ कनेक्टेड होता है कौन? एड्रेनालिन हार्मोन। इसीलिए इसको 4S के नाम से भी जाना जाता है। तो 3F एंड 4S दोनों इसी के नाम है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर, दैट इज पेनक्रियास। दैट इज पेनक्रियास। देखिए अभी अभी मैंने बताया था, पेनक्रियास जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं वो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज हो रहे हैं। मेनली कहां सिंथेसाइज हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो यहां पे जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो आ गया पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड।
अब हेट्रोक्राइन मैंने क्यों बोला, हेट्रोक्राइन इसलिए बोला क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और साथ ही साथ ये क्या है, एंडोक्राइन भी है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ ही साथ क्या, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि इससे एंजाइम भी, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, दोनों एंजाइम इससे सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि इससे दो हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। फर्स्ट इज द ग्लूकागोन और सेकंड जो सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर जो है उसको कम करता है, लो करता है, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर को हाई करता है। कैसे? तो जो ब्लड शुगर हाई करने का मतलब है, एक्चुअल में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसके लेवल को ये हाई करता है, यानी ज्यादा अमाउंट जो शुगर की है उसको इसमें कन्वर्ट करता है। जबकि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन मतलब कि ब्लड शुगर, मेरा ख्याल क्लैरिफाई हो गया होगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल के लेवल को हाई करता है, जबकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर की जगह क्या आ गया, ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करेगा, लो करेगा, कम करेगा। इसी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं कई बार जब बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं वो डायबिटीज के, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, दैट इज द स्टेज। क्यों? ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है वो ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। तो इस केस में उनको क्या दिया जाएगा, फिर ऑब्वियसली इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। तो यानी पैनक्रियास काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे लिए, क्योंकि इससे दोनों ही हार्मोन्स हमारे पास में सिंथेसाइज होने लग रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आ गया हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जनरली ये सेक्स हार्मोन है एक, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका एक और फंक्शन है, जनरली इसको एक ही गलत तरीके से देखा जाता है कि सेक्सुअल हार्मोन है, नहीं, ये बॉडी का सेकेंडरी डेवलपमेंट हार्मोन भी है। सेकेंडरी जितनी भी हमारी ग्रोथ है, जैसे हमारे पास हेयर आना या मुस्टैचेस आना या ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होना, ये सारे के सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। मेनली कौन कंट्रोल करने लग रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन बन जाता है। साथ ही साथ जो इसका मेन काम क्या आता है, चलो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो क्लैरिफाई हो गई, लेकिन प्राइमरी काम क्या है इसका, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाना। स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम के ऊपर। ठीक है, अब मूव करते हैं एक और ग्लैंड की तरफ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इरेज कर दिया था, जो मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के केस में, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी जगह पे ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो ये मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ओवरीज, ओवरी देखिए दो हार्मोन्स क्रिएट करती है, वन इज द प्रोजेस्टेरोन और सेकेंड हार्मोन ये जनरेट करेगी एस्ट्रोजन, सॉरी, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोजन। क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोजन। तो जितने भी फीमेल की सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड आप कह सकते हैं, या फिर ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स आ गया, या बॉडी के अंदर फैट की डेवलपमेंट होना, या ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करने लग रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, फेमिनाइजिंग वॉइस, कई बार बहुत पतली आवाज होती जाती है, आवाज श्रिंक होती जाती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। लेकिन मेल्स के केस में जो वॉइस है वो डीप होती जाती है, ब्रॉडन होती जाती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसको कौन कंट्रोल करना, मेनली टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करने लग रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हार्मोन दोनों ही। क्या है कि साथ ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की ब्लीडिंग साइकिल्स होती है उनको मतलब जो या प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, वो भी दोनों इन्हीं हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। आई होप ये चीजें आप लोग को क्लैरिफाई हो गई हैं। अब यहां पे एक और टॉपिक आ जाता है, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। दे मेनली वर्क ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखते हैं अब ये फीडबैक मैकेनिज्म है क्या चीज। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म एज द नेम सजेस्ट कि कोई चीज का फीडबैक हमारे पास में आएगा और उस फीडबैक के आगे मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, उसमें मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है।
देखिए इसको एक साइकिल की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फीडबैक को कुछ ऐसे समझने की, फीडबैक मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका कभी पेट भरा हुआ हो और कोई आपको कहे कि भैया कुछ खाना खाओ, तो क्या आप खाना खाएंगे वहां पे? नहीं, आप खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। तो कुछ ऐसा ही फीडबैक मैकेनिज्म के केस में भी है। मान लीजिए बॉडी के अंदर थायरोक्सिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंथेसाइज हो रखा है, तो ये मैसेज आएगा नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को कि भैया टीआरएच को सिंथेसाइज मत करो, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को वहां पे मत वहां पे सिंथेसाइज करो, रिलीज मतलब इससे पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे मैसेज मिला कि भाई टीआरएच पीछे से नहीं आ, तो टीएसएच भी नहीं बनेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा। अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नहीं बना तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं बनेगा, तो कोई थायरोक्सिन नहीं बनेगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की कमी है तो ये मैसेज पॉजिटिव फीडबैक की तरह कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस उसी टाइम पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा जो कहां जाएगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी इमीडिएटली क्या करेगा? टीएसएच बनाएगा जो कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड इमीडिएटली क्या करेगा? थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? पॉजिटिव फीडबैक। अगर ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, अगर कम होगा तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। आई होप इट इज क्लियर। तो व्यूअर्स, अगर आप सबको ये वीडियो से कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज मेरी सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जितना ज्यादा कर सकते हैं तो उतना ज्यादा करें आप इसको। थैंक यू सो मच।